इकोनॉमिक्स के फिर से एक नए चैप्टर को शुरुआत करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे, जो उस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का संकलन। ठीक है बेटा, ये सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का संकलन, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले वो टॉपिक है यहाँ पे प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। दूसरा है प्राथमिक आंकड़े द्वितीय आंकड़ों में क्या अंतर है, प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की कितनी विधियां है, एक अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण है, और द्वितीयक आंकड़े करने की कौन कौन सी विधियां है। ये टॉपिक पढ़ते ही आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हम वहां से शुरू करते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े हम कहते किसे। ठीक है, जो प्राथमिक आंकड़े हैं इसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा, इंग्लिश में क्या होता है ये प्राइमरी डाटा। और जो द्वितीयक आंकड़े उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डाटा। अब ये प्राथमिक आंकड़े होते क्या ये समझते हैं। मान लेते हैं ये एक इंसान है, ठीक है, इसको इन्वेस्टिगेटर कहेंगे, हिंदी में अनुसंधानकर्ता कहेंगे। ये इस एरिया में गया और यहाँ जाके कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा है, लोगों से इंफॉर्मेशन पूछ के डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेटर है और ये इन्वेस्टिगेटर एरिया है। कहने का मतलब ये अनुसंधान करता है और ये अनुसंधान क्षेत्र है। तो प्राथमिक आंकड़े क्या है इसको समझते हैं। जब कोई भी अनुसंधान करता पहली बार अपनी जरूरत के लिए किसी भी डाटा को कलेक्ट करता है तो वो प्राथमिक आंकड़े माने जाते हैं। कोई भी इंसान अगर डाटा कलेक्ट कर रहा है, पहली बार कर रहा है और अपनी जरूरत के लिए कर रहा है, तो वो सारे के सारे प्राथमिक आंकड़े माने जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों को बोला स्कूल में कि जाओ जाके जनगणना करो, हर जनगणना या फिर किसी भी टाइप का डाटा कलेक्ट करने को बोल दिया बच्चों को कि हर शॉप पे जाओ और पता करो उनकी सेल कितनी होती है। तो हर बच्चा पर्टिकुलर एक एक शॉप पे जाएगा और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग प्राइमरी डाटा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, दोबारा बोल लेता हूँ। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिन्हें पहली बार इन्वेस्टिगेटर एरिया में जाके इकट्ठा करता है और ये प्योर होते हैं, इन पे भरोसा किया जा सकता है। इसको हिंदी में दो तीन नाम से और जानते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को मौलिक आंकड़े भी कहते हैं। मौलिक आंकड़े, अगर मौलिक आंकड़े पूछा जाए तो मौलिक आंकड़े भी प्राथमिक आंकड़े ही होते हैं। तो अब तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए पहली बार खुद इकट्ठा करता है, ऐसे आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े यानी कि प्राइमरी डाटा कहा जाता है। अब जो दूसरा यानी कि द्वितीयक आंकड़े, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डाटा। अब नाम से ही पता चल रहा है द्वितीयक आंकड़े सेकेंडरी डाटा। ये सेकेंडरी डाटा क्या होता है, अब जैसे कि मान लो आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, तो आप लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने नहीं गए, यहाँ इंफॉर्मेशन पहले से इकट्ठा हुई है, तो यहाँ से आपने इंफॉर्मेशन उठा ली, तो इसी को कहेंगे हम द्वितीयक आंकड़े। मतलब कि इन्वेस्टिगेटर एरिया में जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करता, वो कहीं से, जैसे आजकल के जमाने में क्या होता है कंप्यूटर वाला सिस्टम होता है। अगर मैं किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेने को बोल रहा हूँ, तुम लोग सिस्टम पे गए, इंटरनेट पे बैठा सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो वो डाटा तुमने खुद तो कलेक्ट नहीं करा ना, वो तो पहले से कलेक्ट हुआ था। तो जो पहले से कलेक्ट हो चुके हैं और सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। तो द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें पहली बार इकट्ठा नहीं किया जाता, उन्हें पहली बार कोई और इकट्ठा कर चुका है, सिर्फ इन्वेस्टिगेटर उन डाटा का इस्तेमाल करता है। क्लियर हो गया बेटा, ये वो आंकड़े होते हैं जिन्हें पहली बार इकट्ठा किया जाएगा, ये वो आंकड़े जो पहले से इकट्ठा हो चुके हैं, बस उनका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोनों। अब इन दोनों डाटा के बारे में हमने इनकी मीनिंग तो पढ़ ली कि ये होता क्या, पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या मेजर डिफरेंस है, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो पहला डिफरेंस ये है, प्राथमिक आंकड़ों को पहली बार इकट्ठा किया गया होता है, पहली बार तो करेंगे इकट्ठा, लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो पहले से इकट्ठा होते हैं, सिर्फ हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ समय की बचत होती है, और द्वितीयक आंकड़े में समय अधिक लगता है। अब ये पॉइंट थोड़ा गलत हो गया है, जो प्राथमिक आंकड़े हैं इसमें समय की बचत नहीं होती, क्योंकि इसमें कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। जो द्वितीयक आंकड़े इन्हें समय में कम टाइम लगता है, इसमें समय की बचत होती है। ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेना। दोबारा बताता हूँ, प्राथमिक आंकड़े जब हम इकट्ठा करते हैं तो हर किसी के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो इसमें तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो प्राथमिक आंकड़ों में समय अधिक लगता है। जबकि द्वितीयक आंकड़े क्या है, हमें सबके पास नहीं जाना, सबकी इंफॉर्मेशन एक जगह पड़ी हुई है, उसको उठा के यूज कर लिया, तो वो हमारे सेकेंडरी डाटा हो गया, तो उसमें कम टाइम लगता है, तो इसमें समय की बचत होती है, जबकि इसमें समय अधिक लगता है। यहाँ लिख देता हूँ, समय अधिक होता है इसके अंदर। ठीक है, अब अगर बात करें खर्चा, कॉस्ट किसमें ज्यादा आएगा। अगर हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें एक एक के पास जाना पड़ेगा, जिसमें हमारा खर्चा बहुत होगा, और टाइम समय तो लगेगा ही लगेगा, समय के साथ साथ हमारा खर्चा भी ज्यादा होगा। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते टाइम ये बहुत खर्चीली होती है, इसमें खर्चा ज्यादा आता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या है, मान लो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने कंप्यूटर पर जाके इन्फॉर्मेशन डाली, डाटा मेरे सामने आ गया, उसमें तो बहुत कम खर्चा हुआ, तो इसमें कम खर्चा लगता है। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में पैसा ज्यादा लगता है, जबकि सेकेंडरी डाटा को इकट्ठा करने में पैसा कम लगता है। अब अगला जो पॉइंट है डिफरेंस का, वो है मानव शक्ति। अब ये मानव शक्ति क्या होता है, इसको ह्यूमन पावर बोलते हैं। मानव शक्ति का मतलब ये है
कि जैसे मान लिया कि यहाँ एक आदमी और यहाँ पे हम इसको सर्वे करने को बोल रहे हैं, तो ये अकेला सर्वे तो कर नहीं पाएगा यहाँ से, तो इसके साथ बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे तो ज्यादा मतलब ज्यादा लोग लगेंगे, तो इसी को कहते हैं अधिक मानव शक्ति का होना। इसके अंदर ज्यादा लोग लगे होते हैं तभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो पाती है, इसके अंदर कम लोग से या फिर कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, तो इसी को मानव शक्ति कहा जाता है। एक और पॉइंट बना सकते हैं विश्वसनीय वाला, जितने भी प्राथमिक आंकड़े वो विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय का मतलब है कि उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि हम वो खुद देख के लिख रहे हैं कहीं और से, क्या पता वो इन्फॉर्मेशन गलत हो, तो इन पे अविश्वसनीय होते हैं। ये अविश्वसनीय का मतलब इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये गलत हो गया है, इसको लिख देंगे अविश्व, तो इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये दो टॉपिक तो समझ में आ गए। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की कितनी विधियां होती है, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की विधियां, यानी कि प्राथमिक आंकड़े संकलन, संकलन मतलब भी इकट्ठा ही होता है। प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की कितने तरीके होते हैं, कितने मेथड होते हैं, तो यहाँ मैंने बताया है। देखो प्राथमिक आंकड़ों को 4 तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है। पहला जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तीसरा है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, और जो चौथा है वो है प्रश्नावली के माध्यम से। अब इसके 2 पॉइंट निकलते हैं, इसलिए वो अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी पहले इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये तीनों के तीनों ही प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की विधि है, मतलब ये भी पहली बार इकट्ठा होगा, ये भी पहली बार इकट्ठा होगा, ये भी पहली बार इकट्ठा होगा, और ये भी पहली बार इकट्ठा होगा। लेकिन कौन सा मेथड कब लगाना चाहिए, किसके क्या फायदे, किसके क्या लॉस है, ये सारा का सारा डिस्कस इसी टॉपिक में हम करने वाले हैं, ठीक है। पहला पढ़ते हैं व्यक्तिगत अनुसंधान, ठीक है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं इसको हम लोग। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में क्या होता है, मान लो इस आदमी को इन्फॉर्मेशन चाहिए और इस आदमी से इन्फॉर्मेशन लेनी है इसे, अगर इसको इससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, डायरेक्ट इससे जाके बात करता है, तो यहाँ डायरेक्ट फेस टू फेस कनेक्शन हुआ है ना ये वाला, तो इसी को बोला जाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला। तो इसके अंदर कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले ये आंकड़े जो होंगे मौलिक होंगे। मौलिक का मतलब है अगर ऐसे डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उन पे भरोसा किया जा सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन ये व्यक्ति दे रहा है इसको, वह आंकड़े शुद्ध होंगे। तो पहला इसका फायदा निकल के आता है कि ये मौलिक होते हैं, मौलिक होते हैं या फिर शुद्ध होते हैं। इसका दूसरा फायदा ये निकल के आता है कि इन पे विश्वसनीय, मतलब इन पे भरोसा किया जा सकता है। और लोचशील, लोचशील का मतलब है मान लो ये इससे 10 क्वेश्चन पूछने आया था और इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो क्वेश्चन की संख्या ये कम या ज्यादा कर सकता है। तो यही ये समझाना चाहता था कि ये लोचशील होता है। लोचशील का मतलब होता है घटना या फिर बढ़ना। तो यहाँ तो 3 मैंने फायदे पूछे, फायदे बताए। अगर आपसे कहेगा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि की फायदे बताओ, तो फायदे ये 3 लिख देना। अब इसके लॉस भी है। देखो लॉस सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहले अगर मान लो किसी को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दिया, या बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये बड़ा क्षेत्र बन गया ये वाला। अब बड़े क्षेत्रों में एक आदमी जाके डाटा कलेक्ट करेगा तो पॉसिबल नहीं होगा ना, तो इसीलिए ये बड़े क्षेत्रों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। और दूसरी बात, अगर मान लो चलो ये जाके डाटा कलेक्ट करता भी है, तो इसका खर्चा कितना लग जाएगा, इसका आने जाने का, खाने पीने का टाइम कितना लग जाएगा। तो इसके साथ साथ ये खर्चीली भी होती है और ये बड़े क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये इसके 2 लॉस हो गए। अगर पूछा जाए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के दोष बताए, तो इसका दोष ये है कि बड़े क्षेत्रों के लिए नहीं बनी। दूसरी बात, ये ज्यादा खर्चीली होती है, इसमें पैसा ज्यादा लगता है इस वाले तरीके में। तो हमारा जो फर्स्ट वाला मेथड था वो तो हो गया क्लियर। अब जो सेकंड है, सेकंड में क्या लिखा है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। देखो मौखिक मतलब क्या होता है, मौखिक मतलब होता है ओरल। इसका मतलब अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में कुछ ऐसा होता है, यहाँ कोई आदमी है जिसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इस आदमी की, इसको इस आदमी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी और है जो इसके बारे में जानता है, तो ये इसके पास ना जाके ये इंफॉर्मेशन लेने इसके पास चला गया, ठीक है। तो ये इससे इंफॉर्मेशन लेगा और इसी को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। उसके बारे में किसी और से पता कर रहा है, विटनेस, इसे हम लोग विटनेस कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, उस व्यक्ति से इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती, उसके बारे में जो भी जानता होता है उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है। अब उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हम, तो हो सकता है ये गलत भी दे दे, इसके बारे में सही भी जानकारी दे दे, तो वो तो खैर चलता रहेगा। अब हम इसके फायदे नुकसान की बात करेंगे। अगर मान लो इसके फायदे की बात की जाए, ठीक है, इसकी उपयोगिता की बात की जाए, तो ऐसे इस वाले मेथड का इस्तेमाल जब करना है जब एरिया हमारे पास बड़ा हो, एरिया बड़ा है, ठीक है, हम नहीं जा सकते, तो कोई ऐसा बंदा जो उस एरिया के बारे में जानता हो, उसके बारे में हमने पूछ लिया, वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, डाटा कलेक्ट हो गया। तो ये बड़े क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है ये, ठीक है।
दूसरी बात, इसमें खर्चा कम आएगा ज्यादा आएगा। देखो मेरे को दूर जाना पड़ता है उसकी इन्फॉर्मेशन लेने, लेकिन कोई और जानता है तो कम खर्चे में हो जाता है, तो इसमें खर्चा क्या होता है, खर्चा कम आता है। तीसरा, जो विशेषज्ञ होते हैं, देखो डाटा कलेक्ट कोई भी नहीं कर सकता, मतलब डाटा वही कलेक्ट करेगा जिसे डाटा कलेक्ट करने आता हो, जिसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। अब इस वाले मेथड में विशेषज्ञ की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ही किसी और के बारे में पूछ लेंगे। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, मुझे सी के बारे में जानना है, मैंने किससे पूछ लिया, बी से पूछ लिया, उसने मेरे को बता दिया। तो विशेषज्ञ की जरूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। बाकी यहाँ जो दो ब्लैक से लिखे मैंने, ये इसकी कमियां है, ठीक है। पहली कमी क्या है, पहले एक बात बताओ, मुझे सी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मैं बी से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो हो सकता है ये इंफॉर्मेशन गलत दे, तो इसीलिए इसमें शुद्धता की कमी होती है और इसके जो परिणाम निकलने के चांस होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। दो मेथड हो गए, पहला मेथड था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और जो दूसरी विधि थी वो थी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब जो तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। इसमें ऐसा होता है, मान लेते हैं ये हमारा एरिया है जहाँ पे हमें डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, ये पूरा भारत है। अब ये पूरे भारत में अगर एक आदमी डाटा कलेक्ट करने जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, इसके छोटे छोटे हिस्से बना देंगे, छोटे छोटे अलग अलग हिस्से बना दिए, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे हिस्से बना दिए, और हर हिस्से में एक एक अपना इन्वेस्टिगेटर लगा देंगे, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब हर व्यक्ति का काम क्या है, इसका काम है यहाँ की इन्फॉर्मेशन देना, इसका काम है यहाँ की इन्फॉर्मेशन देना। जैसे आपने न्यूज चैनल वगैरह पे देखा होगा, ठीक है, न्यूज चैनल में क्या होता है, भारत में कहीं भी कुछ हो, आज तक वाले या कोई और चैनल वाले ये समझ लो पहुंच जाते हैं कहीं भी, तो एक थोड़ी है वो बहुत सारे वो अलग अलग एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में जो सीन होता है वो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो यही कहने का मतलब था, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति का मतलब ये होता है, जब हमारा एरिया बड़ा होता है जहां पे हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें छोटे छोटे पार्ट बना दिए जाते हैं और उन छोटे छोटे पार्ट में हम अपना एक इन्वेस्टिगेटर लगा देते हैं जो वहां के डाटा को कलेक्ट करके हमें देता है। अब इसके कुछ फायदे भी कुछ नुकसान नुकसान भी है। तो यहाँ जो पहला फायदा था, देखो मितव्ययता, इसको इकोनॉमिकल कहते हैं, इस वर्ड को ध्यान से समझ लो। मितव्ययता का मतलब होता है कम खर्च, पैसा कम लगना, सब कुछ कम होना, ठीक है। मितव्ययता का मतलब होता है कम पैसा कम। वैसे हम ये पॉइंट में भी चाहे तो दे सकते थे मितव्ययता वाला, लेकिन यहाँ ये अलग से लिख दिया मैंने। तो ये जो विधि है ये मितव्ययता होती है। मितव्ययता का मतलब इसमें धन जो है कम लगता है, पैसा कम लगता है, समय की बचत होती है, ऐसा लिख सकते हैं। अकेला इंसान अगर डाटा कलेक्ट करता है यहाँ पे बहुत समय लग जाता है, लेकिन अलग अलग संवाददाता लगा दिए तो बहुत जल्दी डाटा कलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होती है, मितव्ययता होती है। बड़े क्षेत्र, ऐसा हमें कब करना चाहिए, जब एरिया बड़ा हो। अगर एरिया छोटा है तो एक ही व्यक्ति जाके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा निरंतरता, मतलब कंटिन्यूसली, जहां पे इन्फॉर्मेशन बार बार चाहिए होती है, बार बार चाहिए होती है, ऐसी जगह पे ये इस्तेमाल की जाती है। हम लोग जनगणना करते हैं, जनगणना देखी होगी आप लोगों ने, होती है जनगणना में जो सर्वे होता है वो बार बार हर 10 साल बाद होता रहता है, तो उसके लिए इसी वाले मेथड का यूज किया जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम मैंने दो ही लगाई, संकलन में देरी। देखो संकलन में देरी का मतलब है इसको कलेक्ट करने में लेट होता है। क्यों होता है, अब जैसे मुझे इस पूरे गोल सर्कल का डाटा चाहिए, तो जब तक सभी लोग अपना डाटा कलेक्ट करके नहीं देंगे मेरे पास पहुंचेगा नहीं ना, तो इसीलिए सबको काम करना जरूरी होता है और इसीलिए इसमें लेट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मौलिकता में कमी। ये क्या प्राथमिक होते हैं, ये प्राथमिक नहीं होते, ये इसलिए मैंने मौलिकता में या शुद्धता में कमी बोल सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो प्रश्नावली के माध्यम से इन दोनों टॉपिक को अभी हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले दोबारा रिपीट करते हैं। प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की कितनी विधियां है, ये है 4 विधियां। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति और प्रश्नावली के माध्यम से। अब प्रश्नावली के माध्यम से भी क्या होती है, दो टाइप की, एक डाक प्रश्नावली और एक गणक वाली विधि, ठीक है। अगला था चौथा पॉइंट, मतलब प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की 4 विधियां बताई थी। 4 विधियों में से 3 का जिक्र हमने कर लिया था, ये चौथा था, ये इसका चौथा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या था, प्रश्नावली के माध्यम से सूचना प्राप्ति। प्रश्नावली, क्वेश्चनरीज, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस वाले मेथड में सबसे पहले क्वेश्चन तैयार कर लिए जाते हैं और उन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये दो टाइप का होता है, पहले वाले को कहते हैं हम डाक विधि, दूसरे वाले को कहते हैं गणक विधि। अब डाक विधि में क्या है, हमने क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लिए, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे कि नाम क्या, उम्र क्या है, कौन सा विद्यालय, ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने पूछ लिए जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो उनको मैं मेल कर दूंगा। मेल मतलब उसको पोस्ट कर दूंगा और वो वहां किसी के पास मिल जाएंगे जिससे मेरे से डाटा कलेक्ट करना है, और वो इनके आंसर भर के मुझे रिटर्न कर देगा। तो इस विधि को हम डाक विधि कहते हैं। डाक विधि वो विधि है जहां पर हम क्वेश्चन को लिख देते हैं और पोस्ट कर देते हैं जाके, और जिस बंदे को वो मिलता है क्वेश्चन, वो उसका आंसर भर के वो वापस हमें रिटर्न कर देता है। इस विधि को हम डाक विधि कहते हैं।
अब डाक विधि का इस्तेमाल जब करना चाहिए जब मुझे डाटा कलेक्ट तो करना है, लेकिन वो किसी और को पता ना चले, गुप्त तरीके से, मतलब हिडन तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस टाइम में डाक विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जो डाक विधि है इसके कई सारे फायदे नुकसान है। पहला देखो, मितव्ययता, इसका मतलब अभी मैंने बताया था, इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि डाक विधि से समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। सिर्फ एक मेल ही तो करना है, हमें पोस्ट ही तो करना जाके, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, कम खर्चा आएगा। तो इसका फायदा ये है, ये मितव्ययता होती है। फिर जो अगला है विस्तृत क्षेत्र, इसका इस्तेमाल जब करना चाहिए जब एरिया हमारे पास बड़ा हो या इन्फॉर्मेशन दूर से लेनी हो, तो वहां हम एक मेल करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। इसके कुछ दोष भी है, जैसे पक्षपात। ये देखो, पक्षपात को इंग्लिश में बायस कहते हैं, ये वर्ड मैंने इसमें लिखा, इसको भी हर पॉइंट में यूज कर सकते हैं। देखो, पक्षपात का मतलब होता है संभावना लड़ाई, ये समझ लो लड़ने की संभावना, ये गलत इन्फॉर्मेशन देने की संभावना, या दोनों पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, जैसे ये से इन्फॉर्मेशन बोल रहा है और ये इसको देने से मना कर रहा है, तो यहाँ भी पक्षपात होने की संभावना होती है। फिर यहाँ पे शुद्धता में कमी, अगर मैंने यहाँ पे मेल करा है इस व्यक्ति को और ये किसी और के हाथ में पड़ गया, तो इन्फॉर्मेशन तो कोई और गलत भी भर सकता है, तो इसीलिए इसमें शुद्धता की कमी भी हो सकती है। ठीक है, डाक विधि तो हो गई। डाक के बाद दूसरी होती है गणक विधि। गणक विधि में क्या है, फिर से एक टेबल तैयार कर लेंगे, लेकिन उसे पोस्ट करके नहीं भेजेंगे, उस व्यक्ति के पास जाएंगे, उससे इन्फॉर्मेशन पूछेंगे और भरना चालू कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक टेबल तैयार कर ली मैंने, इस टेबल में क्या लिखा, नाम क्या है, उम्र क्या है, विद्यालय क्या है, उसकी इनकम क्या है, और भी ऐसे जितने क्वेश्चन मुझे पूछने वो तैयार कर लूँ। मैं सबके पास जाऊंगा, इन क्वेश्चन के बारे में पूछूंगा, वो इनका आंसर देगा, मैं यहाँ पे भरता चला जाऊंगा, या उसी से भरवाता रहूंगा कि भाई तुम ये इन्फॉर्मेशन भर दो। ठीक है, तो ये जो है प्रश्नावली का तरीका था। अब ये जो प्रश्नावली का बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ये एग्जाम में आएगा। अगर तुमसे कह रहा है एक अच्छी प्रश्नावली के गुण बताओ, तो पहला गुण देखो क्या है, प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण। ठीक है, प्रश्नावली क्या होती है, ये जो क्वेश्चन तैयार करे हमने इसको प्रश्नावली कहते हैं। इस प्रश्नावली के ये गुण है कि प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए। कम संख्या का मतलब है जो भी प्रश्नावली में क्वेश्चन तैयार किए गए वो कम से कम होनी चाहिए। अगर सोचो यहाँ ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन का जवाब देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा, वो मना कर देगा देने से। तो अगर मुझे डाटा कलेक्ट करना है तो उसके अंदर प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है वो है सरल भाषा। जो ये प्रश्नावली है उसकी लैंग्वेज जो इजी होनी चाहिए, जैसे नाम उम्र, ये ऐसा होना चाहिए कि किसी के सामने जाके पूछो तो समझ सके कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ, तो सरल भाषा में होने चाहिए। तीसरा जो पॉइंट बनता है वो बनता है मतभेद रहित, मतलब इस टेबल में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसे सामने वाला जवाब देने में हिचकिचाए या फिर वो देना ना चाहे, तो मतभेद रहित, या फिर उससे के जवाब से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो सके, तो मतभेद रहित क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट समझ में आ गए। पहला क्या बोला, प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए। दूसरा क्या बोला, प्रश्न सरल भाषा में होने चाहिए। तीसरा क्या बोला, मतभेद रहित होने चाहिए। इसके अलावा प्रश्नों का एक उचित क्रम होना चाहिए। उचित क्रम का मतलब कि पहले नाम का ही होना चाहिए, फिर उम्र का होना चाहिए, फिर परिवार वगैरह के बारे में होना चाहिए। ये नहीं कि फालतू क्वेश्चन ऊपर है, जो काम के क्वेश्चन है वो नीचे। तो प्रश्नों के जो क्रम होना चाहिए, प्रश्न का वो एक उचित क्रम होना चाहिए। अगला जो है अनुचित प्रश्न का ना होना। देखो, टेबल में क्वेश्चन बना के ले रहा हो, टेबल बना के इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, तो सबसे पहले इसके अंदर फालतू का एक भी सवाल ना हो। जो भी क्वेश्चन लिखा गया है वो काम का क्वेश्चन होना चाहिए हमारे। और लास्ट निर्देश, मतलब किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए निर्देश होने चाहिए। अब निर्देश का मतलब ऑप्शन, जैसे ए बी सी और डी। अगर मैं किसी से सैलरी पूछ रहा हूँ, वो जल्दी से नहीं बताएगा सही सैलरी, तो मैं ऑप्शन बता दूंगा। ऑप्शन दे दिया मैंने कि 10,000 है सैलरी, 20,000 है, 30,000 है, या फिर 40,000 से ज्यादा। अब वो टिक लगा लेगा, ऑप्शन पे टिक लगा लेगा, तो इससे हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यही था, निर्देश होने चाहिए। अब दोबारा बताता हूँ, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण कौन कौन से होने चाहिए, प्रश्न कम संख्या में होने चाहिए, सरल भाषा में होने चाहिए, मतभेद रहित होना चाहिए, प्रश्नों को उचित क्रम में लिखना चाहिए, अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए, और तो उनको भरने के लिए निर्देश होने चाहिए। अब जो हमारा लास्ट बच जाता है वो बच जाता है द्वितीयक आंकड़े इकट्ठा करने की विधियां। देखो, द्वितीयक आंकड़े इकट्ठा करने की दो ही विधियां, एक को कहते हैं हम लोग प्रकाशित स्रोत, और एक को कहते हैं अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित का मतलब पब्लिश, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिश की गई हो और हम उसको यूज कर लेते हो, तो उसी को प्रकाशित स्रोत वाले इंफॉर्मेशन कहते हैं। सेकेंडरी डाटा का मतलब तो मालूम है ना, कि पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो चुकी है वो, तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट है या तो वो पब्लिश की गई होगी या पब्लिश नहीं की गई होगी। अब जैसे स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिश की जाती है, तो वहां से अगर इन्फॉर्मेशन ले रहा हो तो वो प्रकाशित स्रोत हो गया। तो क्या कहलाएगी, अप्रकाशित स्रोत। ठीक है, याद रहेगा, प्रकाशित स्रोत का मतलब है जिनको पब्लिश किया गया, वहां से इन्फॉर्मेशन लिए, जिनको पब्लिश नहीं किया गया और वहां से इन्फॉर्मेशन ली गई है, तो वो अप्रकाशित स्रोत। ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो चुका है।